नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईआईटी खड़गपुर का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 16 मार्च। अभी टेंटेटिव डेट यही है जो आपका 2025 की साइकिल है। 16 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है। अगर हम बात करें जिन बच्चों को एलएलएम करनी है आईआईटी खड़गपुर से, अगर आप देखोगे इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कोई ज़्यादा आपको ना तो पीवाईक्यू के बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है, ना कोई एग्जैक्टली स्पेसिफाइड सिलेबस के बारे में बताया गया कि भाई ये बच्चों को पढ़ना है। इस वजह से बच्चों में काफ़ी मतलब एम्बिग्युइटी आती है कि भाई क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, एक्चुअल में डिमांड क्या रहेगी इस एग्ज़ाम की। देखिए, ये आईआईटी का एग्ज़ाम है। एक चीज़ तो क्लियर है कि आप ऐसे ही कुछ भी अंधाधुंध पढ़ के या बिना कोई प्लानिंग के आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात तो ये है, पहली बात तो ये। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। थोड़ा सा आप पहले रिसर्च करो कि एग्जैक्ट में भाई किस चीज़ के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, क्या हमसे एग्जामिनर चाहता है। ठीक है, क्योंकि ये एक आईआईटी का एग्ज़ाम है तो ऑब्वियस सी बात है वो फिल्ट्रेशन बड़ा भयंकर तरीके से करेगा। जो बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे वो उनका फिल्ट्रेशन ने भयंकर तरीके से करेगा कि जिस बच्चे का बेसिक अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो वो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को समझेगा, करेगा, एंड उसके लिए इस एग्ज़ाम को निकालना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहेगी नहीं। लेकिन जिस बच्चे ने केवल ये सोच लिया कि भाई एक बुक ले आऊँगा मैं पीवाईक्यू की एंड उसी के अंदर से सारे क्वेश्चंस निकाल लूँगा एंड वो करके जाऊँगा एग्ज़ाम में एंड उससे मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा कोई भी सीयूटी की, यूजीसी नेट की, तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ये एग्ज़ाम मैंने देखा है कि जिस टाइप के क्वेश्चन सैंपल पेपर में दे रखे हैं, इसके पूरा सैंपल पेपर भी नहीं है। आप जैसा कि आप सबको पता है इस एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको टाइम मिलता है 120 मिनट। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है एंड 120 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप कह सकते हो पर क्वेश्चन यू हैव 1 मिनट। तो एक चीज़ तो यह है कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, टाइम भी आपको उतना रिस्ट्रिक्टेड दे रखा है, प्लस जो सैंपल पेपर है उसमें केवल 16 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है नहीं। यूट्यूब पे आपने जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है उनके बारे में थोड़ा इंटरव्यू में उन्होंने बताया हुआ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी भैया ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रहती जब तक आप इस एग्ज़ाम में खुद अपीयर नहीं होगे। और कहीं ना कहीं ये भी आईआईटी चाहता है कि जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है तो हम ये चाहें कि वो एक पूरी उसको पूरे सिलेबस की एक थोरो अंडरस्टैंडिंग हो, ना कि उसको कहीं से गाइडलाइंस मिल जाए, कहीं से पीवाईक्यू का पैटर्न पता लग जाए एंड वो केवल उतना ही पढ़ के आ जाए, वो कोड क्रैक करके एग्जाम में अपीयर ना हो। क्योंकि कोड क्रैक करके अपीयर हो रहे हो तो जो आपको एग्जाम में शौक लगना चाहिए वो नहीं लग पाएगा आपको। समझो कुछ ये इस टाइप की चीज़ है कि यूपीएससी, इसीलिए आपने देखा होगा यूपीएससी का जो सिलेबस है सिविल सर्विसेज एग्जाम का, कोई ज़्यादा उसमें मतलब केवल टॉपिक्स के नाम दे दिए, लेकिन आपको पता है उस रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यही कुछ ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा स्टूडेंट को शॉकिंग जोन में जाने का मौका देता है एग्जामिनर। क्योंकि आईआईटी जाना इसी चीज के लिए जाता है कि आपको ऑन दी स्पॉट डिसीजन मेकिंग पावर आप में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पहले से पता है एग्जाम का सिनारियो क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपके पास 1000 2000 क्वेश्चन बैंक है, उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि शायद आपको एग्जाम में शौक आएगा। बहुत ईजिली तरीके से एग्जाम निकाल सकते हो। यही चीज़ मैंने इस एग्जाम में देखी, सबसे ज़्यादा जो एग्जामिनर की मेंटेलिटी वो इसी चीज़ पे फोकस होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखो आप कि अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। वी हैव अराउंड 70 to 75 डेज। आप आराम से अभी भी अगर एक अपना कोर कंसेप्ट क्लैरिटी रख के आप काम करोगे तो बहुत आसानी से एग्ज़ाम निकल सकता है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितना कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। आगे चल के मैं बच्चों को ट्रेन करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसमें से कोई एक आधी चीज़ जो आपको पसंद आती है तो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी वेबसाइट है जो आईआईटी खड़गपुर की, जिसके अंडर आपको लॉ करना है, राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार RGSOIPLP नाम भी लिखा रहता है, शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी जगह आपने देखा होगा। वहीं पे कुछ लाइंस लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जानने के लिए। वहाँ पे लिखा हुआ है, द राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द आईआईटी सिस्टम वाज सेट अप इन
2006 2006 से लगभग ये शुरू हुआ है। द बेसिस ऑफ द स्कूल इज द कैटर टू द नीड फॉर द लॉयर्स विद द टेक्निकल एक्सपर्टीज। ये बहुत बड़ी बात है। देखो पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करें जितनी भी आईआईटीज हैं एंड एनएलयू की भी बात कर लो आप, या और भी जो अच्छे अच्छे लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात कर लो आप, आईपीआर के लिए तो पूरे इंडिया में ये आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल आप मान सकते हो, अगर जिस बच्चे का भी आईपीआर में इंटरेस्ट है तो। हाँ, क्रिमिनल लॉ एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए ये इतना मशहूर नहीं है, लेकिन बात है आईआईटी टैग की। आपके नाम के आगे आईआईटीएन लिखा जाता है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इसमें सीट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अराउंड आप देखोगे तो 100 के अराउंड सीट ऑफिशियली वेबसाइट पे दे रखी है। 100 to 1110 ये फॉल करता है। इतनी सीट्स आप मान सकते हो कि पूरी की पूरी एलएलएम में इतनी सीट्स हैं, तो टफ कंपटीशन है, टफ फाइट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आईपीआर में जाना है तब तो चलो बहुत अच्छी बात है, आप और अच्छे से मेहनत कर रहे होगे, आईपीआर की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में आपको अगर क्रिमिनल लॉ मिल जाता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी मिल जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपका किसी अच्छे एनयूयू में नहीं हुआ है अभी तक एंड आपको टॉप मोस्ट लॉ कॉलेजेस में जाना, अगर आप देखोगे जो एनआईआरएफ की रैंकिंग है उसमें भी काफ़ी अच्छा स्टैंड करता है, ये टॉप 10 8 10 लॉ स्कूल्स में आता है ये, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट भी होती है इसकी। एंड मेजोरिटी बात यह है कि आपका जो एक पैटर्न है, आपकी जो डिग्री का पैटर्न है, वो एकदम से ड्रास्टिकली चेंज होगा, उसमें इतना बूस्टअप आएगा जब लिखा आएगा आपने एलएलएम किया है आईआईटी खड़गपुर से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है कि आईआईटी से एलएलएम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसमें लिखा है कि हम एक ऐसी प्रकार की लॉ स्कूल्स हैं जहाँ पे हम कुछ इस टाइप का आपको पढ़ाते हैं कि जहाँ पे लॉ और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके इंटीग्रेट करके हम बना रहे हैं टेक्निकल लॉयर्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इसके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा टेक्निकलिटी क्वेश्चंस देखी जाएंगी, आपका एक शार्प आईक्यू देखा जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस एग्जाम में देखो आप, जब इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में भी कट ऑफ के मार्क्स नहीं लिखे आते हैं कि भाई फर्स्ट कट ऑफ में कितने मार्क्स पे आपका किस बच्चे ने स्कोर किया, फर्स्ट रैंक, लास्ट रैंक। कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई एक्यूरेट कि कितने मार्क्स ले आते हैं तो ये सीट आ जाती है। सब बस अंदाजा लगाते हैं कि हाँ भाई मेरे इतने मार्क्स थे एंड उसके अकॉर्डिंग मेरा ये आ गया। हाँ, आंसर की जरूर आती है इसकी, लेकिन ये बहुत ही अपने आप को सीक्रेट वे में रखता है, ठीक है। बहुत सी चीजें छुपा के रखता है ताकि आने वाले बच्चे जो नेक्स्ट सेशन बच्चे हैं उन्हें ज्यादा आइडिया ना लग पाए। सिंपल सी बात यह है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी माइंड जो शार्प आईक्यू वाले बच्चे हैं उन्हें चाहता है, पहली बात तो ये। एंड जो एक लो टेक्नोलॉजी का मिक्सअप होना चाहिए, क्योंकि आईपीआर में आप देखोगे काफ़ी टेक्निकल बातें होती हैं। कंपनी लॉ है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्रिमिनल लॉ में आप देखो साइबर लॉ जो क्राइम बढ़ रहे हैं आजकल, इन्हीं सब बातों को लेके ये स्कूल की इंपॉर्टेंस आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो सिखाना चाह रहा है आपको ये इंस्टीट्यूट, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसी लाइन में आप देखोगे, इन्हीं दो लाइंस में इसने काफ़ी कुछ बता दिया है कि हाँ मैं किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आपका इस एग्ज़ाम में जब एंट्रेंस होगा तो वो नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट में बता रहा है। हमारे पास केवल 16 क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में, तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं कि भाई किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। हाँ, ये चीज़ क्लियर है कि हाँ जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, आईपीआर है, ये तो कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये तो पढ़ के जाना ही है आपको। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक वर्ड लिख दिया है, अगर आप देखोगे वेबसाइट पे, द सिलेबस ऑफ द एग्जाम इज दैट द सिलेबस अप्रूव्ड बाय द बीसीआई। एंड बीसीआई से अप्रूव्ड सिलेबस का मतलब यही है कि जितने भी इंडिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने लॉ स्कूल्स में कुछ भी पढ़ा रहे हैं लॉ के रिगार्डिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीसीआई ने अप्रूव्ड किया उसे, ठीक है। आप देखोगे कि डीयू का जो एलएलबी का सिलेबस है वो अलग मिलेगा आपको, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा अलग मिलेगा, लेकिन कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं वो हर जगह मिलेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट्स मिलेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आपको, क्रिमिनल लॉ मिलेगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मिलेगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट हर एक यूनिवर्सिटी में मिले, लेकिन बीसीआई का आप ये मान सकते हो कि जो सबसे मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट अगर आपको देखने हैं, तो जो एआईबी का सिलेबस है वो वाले आप टॉपिक्स पिक कर लो कि हाँ भाई ये वाले टॉपिक्स तो एटलीस्ट करने ही करने हैं। हालांकि एआईबी में आपका जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ नहीं है,
लेकिन आप देखोगे शुरुआत के जो एआईबी एग्जाम थे उसमें ये दोनों सब्जेक्ट्स आते थे, ठीक है। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़े ही पढ़े हैं वो पूरा, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो पढ़ते पढ़ते हैं बीसीआई के जो भी अप्रूव्ड सिलेबस है, जो कोर कंसेप्ट बोलते हो आप, मैंडेटरी सब्जेक्ट बोल लो, वो तो आपको करके जाना ही है, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं एंड टायर 1 के अकॉर्डिंग कि भाई गोल्डन सब्जेक्ट्स क्या है, सिल्वर सब्जेक्ट्स क्या है, ब्रॉन्ज सब्जेक्ट्स क्या है, तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, ठीक है। इससे को सारा गेम देखो, कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है तो सारा गेम आपका वो मेंटल प्रेशर चेक करने के लिए ही किया जा रहा है। अगर कितने प्यारे तरीके से बोल दिया जाए कि भाई ये सब्जेक्ट्स हैं, इस पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये आपके लास्ट के 5 साल के पेपर दे दिए, तो एक कोड क्रैक करना ईजी है, ठीक है। इसीलिए ये एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे पड़ता है बच्चों के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि आपको, या तो आप खुद इसको अपना प्रायोरिटाइज करो कि कौन से सब्जेक्ट्स मुझे पहले पढ़ने, या फिर आप कहीं से भी किसी एजुकेटर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आप टेक्नोलॉजी और लॉ को मिक्स करके बढ़िया से एक बहुत अच्छा टेक्निकल लॉयर बनोगे, ये इस इंस्टीट्यूट का काम है। तो जब भी आपको वहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा, या जो भी आपका एग्जाम अभी एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें यही सब चीज़ें ज़्यादा चेक करी जाएंगी कि आप क्वेश्चन की जो थिंकिंग है, जो टेक्निकल बातें हैं उसमें, वो समझ पा रहे हो या नहीं, कि एक्चुअल में क्या डिमांड है क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये सब मेरे को थोड़ा बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये एक वेबसाइट में जो आपकी जो आरजी, जो राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, वहीं पे लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में आप देखोगे। सिंपल सा अगर आप सैंपल पेपर के क्वेश्चंस देखोगे, द क्वेश्चंस आर ऑफ वेरी फंडामेंटल इन नेचर, बहुत बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, आप देखोगे क्रैमिंग करने की जरूरत है ही नहीं। बहुत ही आसानी से आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। दो ऑप्शन एलिमिनेट करना यानी कि 50-50 प्रोबेबिलिटी है आगे आप आंसर के बहुत करीब हो। तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दे तो आंसर आएगी आपका, लेकिन दो भी आप बहुत आसानी से कर दोगे अगर आपका बेसिक कोर कंसेप्ट क्लैरिटी है तो, ठीक है। ज्यादा याद नहीं करना है आपको। हाँ, कुछ क्वेश्चन याद करने वाले मिलेंगे डेफिनेटली है, कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, लेकिन आप देखोगे कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसका, आईपीआर के देख लेना, आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के देख लेना, कंपनी लॉ के देख लेना, जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन इफेक्ट जानना चाह रहा है कि जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसको आप एप्लीकेशन के रूप में अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया जाए तो क्या आप एक जजमेंट से अच्छा से एक आंसर ढूंढ सकते हो या नहीं। ये आपको अपनी इस तरीके से थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। और हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, और मॉक टेस्ट आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे कि अराउंड जब आपका एग्ज़ाम होगा वो थिंकिंग डेवलप करने में, ठीक है। या तो आप खुद ही जब भी इन चीज़ों को पढ़ो तो इस तरीके से ट्रेंड रहो आप कि जो एग्ज़ाम में आपसे पूछना जाना चाह रहा है उस तरीके से आप ट्रेंड रहो, या फिर आप मॉक टेस्ट किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के ज्वाइन करो ताकि आपको हेल्प मिले, ठीक है। लेकिन ज़्यादा रटने से काम नहीं चलेगा। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक लें कि अगर वो बुक मैं कंप्लीट कर लूँ तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। भाई ऐसी कोई बुक नहीं है, ठीक है। कोर कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, बेसिक ने फंडा क्लियर रखो, ठीक है। जो कोर आपके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो याद रखो, एंड बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपसे। वो जजमेंट के अंदर से भी कोई एक ऐसी चीज़ पूछ सकता है जो शायद हर एक बच्चा ना कर पाए, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो आईपीआर है उसके अंदर थोड़ा सा करंट अफेयर के साथ भी आपको लिंक कर सकता है। तो जिन बच्चों को आईपीआर में जाना ही जाना है, ठीक है, आईपीआर से उनका लगाव है, कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको, अगर उनको आईपीआर की सीट नहीं मिली तो वो एडमिशन नहीं लेंगे, चाहे वो क्रिमिनल लॉ मिल जाए, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मिल जाए, नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन आईपीआर से अगर आपका लगाव है तो थोड़ा सा करंट अफेयर के साथ भी टच में रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो रीजन ये सारे मैंने आपको बताए हैं कि भाई क्यों पब्लिकली अवेलेबिलिटी नहीं है आपके पीवाईक्यू की, एंड ना ही कोई स्पेसिफिकली मेंशन सिलेबस है। वो इसीलिए है कि आपको ट्रेंड इस तरीके से किया जाएगा ताकि आप वो कोड क्रैक ना कर पाओ, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि जो फ्रेशली आपके स्टूडेंट्स हैं वही इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, पास करें, ना कि जो बच्चे 3-4 साल से लगे पड़े हैं वो क्रैक करें। आपको एक चीज़ पता होगी, अगर आप 10th के बाद अगर जेई की तैयारी करते हो तो आपको पता हो कि आपको जेई में 2 अटैम्प्ट मिलते हैं, शायद इस बार से एक प्लस अटैम्प्ट और कर दी, यानी कि एक तो आपको 12th के साथ अटैम्प्ट मिलता है, एंड एक 12th के बाद जो 13th आप कह सकते हो क्लास में बच्चे जाते हैं, एक आपको ईयर गैप जो मिलता है, ये वाला अटैम्प्ट मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप नीट देखोगे, एमबीबीएस देखोगे, तो वहाँ पे आपको अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, कुछ एज लिमिट तक है शायद, पता नहीं एज लिमिट भी नहीं है, मुझे तो शायद ऐसा ही पता है। लेकिन एमबीबीएस में बच्चे आप देखोगे कि 5-5 6-6 साल तक, +2 के 12th क्लास के 5-6 साल तक भी अटैम्प्ट देते रहते हैं।
आईआईटी में वो चीज़ है ही नहीं है, अटेम्प्ट लिमिट कर दिए हैं। क्योंकि आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हो तो इंजीनियर का दिमाग बहुत क्विक होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही ट्रेंड होना चाहिए, शार्प आईक्यू होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 साल 6 साल में बैठ के कोड क्रैक करके फिर एग्ज़ाम क्लियर कर भी लिया आपने, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो एक डिमांड सेट चाहिए हमें, एक इंजीनियर्स का चाहिए जो आने वाले वर्ल्ड को रिफॉर्म करेंगे, वो आप डिमांड फुलफिल नहीं करते हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको अपनी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा ट्रेंड करना है इस एग्ज़ाम में, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, वो ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। क्योंकि सैम्पल पेपर आप देखोगे तो उसमें यही सिखाने का वो प्रयास कर रहा है। हालांकि सैम्पल पेपर में सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं करे हैं, एंड ये ज़रूरी भी नहीं कि जैसे सैम्पल पेपर में जो सब्जेक्ट्स उसने कवर करे हैं, जिस तरीके से पूछ रहा है वो हर एक सब्जेक्ट को वैसे ही हिट करेगा। कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ही ईजी रहेंगे आपके लिए एंड कुछ सब्जेक्ट थोड़े से हार्ड साइड पे रहेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना कि कोशिश ये मत करना कि आपको 100% सब कुछ पढ़ के जाना ही जाना है। क्वालिटी पे फोकस करना, ना कि क्वांटिटी पे, ठीक है। चाहे भले ही आप 70-80% पढ़ के जाओ, लेकिन वो एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये एक मेरा थोड़ा बताने का ज़्यादा मेन मोटो है कि क्वालिटी पे फोकस करना, ना कि क्वांटिटी पे कि सब कुछ पढ़ के चले गए लेकिन आपको सिंपल सा नहीं पता है कि कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट के कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि अपना कोर फंडामेंटल शुड बी क्लियर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आईआईटी खड़गपुर में एलएलएम में 3 स्पेशलाइजेशन होती हैं एज पर जो उनकी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, एंड देन फिर इंटरनेशनल लॉ, देन फिर क्रिमिनल लॉ। तो ये 3 स्पेशलाइजेशन यानी इन्हीं के अंदर आप एलएलएम कर सकते हो अगर आपको आईआईटी खड़गपुर से एलएलएम करनी है। ये टॉप मोस्ट चॉइस रहती है बच्चों की। उसके बाद कुछ बच्चों का हालांकि ये भी रह सकता है, ऐसा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसके बाद देन ये, फिर देन ये, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वो करो। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आपका सपना है कि आपको आईआईटी से ही एलएलएम करनी है, तो एक चीज़ तो श्योर है, या तो आपको पूरे आने वाले 2 साल ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, या फिर ये सब्जेक्ट, या फिर ये सब्जेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, चॉइस है नहीं, और आपका सपना भी क्लियर है कि करना ही करना है। एंड जिन बच्चों को केवल आईआईटी से ही एलएलएम करनी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। जैसे आप देखोगे इसमें लगभग 3 लिस्ट निकलती हैं, है ना, 3 से 4 भी निकल जाती हैं कई बार। तो जो लास्ट में लिस्ट निकलती है उनमें आप देखोगे कि वो वही बच्चे हैं जिनको इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ नहीं करना है। क्योंकि अगर आईपीआर आपको मिल गया आईआईटी खड़गपुर में तो कोई बच्चा ये सीट क्यों छोड़ेगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई छोड़ेगा। तो बहुत अच्छा मौका है कि अगर आपको एलएलएम में जाना ही है आईआईटी खड़गपुर में, तो लास्ट तक आप थोड़ा पेशेंस बना के रखो, और इस एग्ज़ाम की तैयारी भी इस तरीके से करो आप कि आने वाले टाइम में अगर आपको 2 साल क्रिमिनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ पढ़ना पड़ गया तो आप पढ़ पाओ। ऑब्वियस सी बात है, जिस बच्चे ने एलएलबी में अपना आईपीआर ऑप्शनल ही नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा सीरियस होगा। क्योंकि आईपीआर ऑप्शनल आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट होता है, 2 सेमेस्टर्स में कवर किया जाता है, 1 साल पूरा लग जाता है इसको कवर करने में, जिसके अंदर आप पूरा सेमेस्टर में काम करते हो, रिटर्न एग्जाम भी देते हो, एंड पूरा 1 साल पढ़ते भी हो, और अब आपके पास है 2 ढाई महीने, तो कहाँ से अब आप आईपीआर कवर करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने उस टाइम ऑप्शन इसको ऑप्ट किया था आईपीआर को, तो आपका इंटरेस्ट होगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये सब्जेक्ट तो हर एक बच्चा डीप में पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लेकिन इन दो में डाउट रहता है, बच्चे इससे बहुत चिढ़ते हैं, इंटरनेशनल लोग को ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देते, लेकिन भैया पढ़ना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड आने वाले टाइम में अगर आपको आईआईटी से लगाव है तो 2 साल भी पढ़ना पड़ेगा आपको इसको। तो इसको आप अपना बना लो अगर आईआईटी में जाना ही है तो आपको, क्योंकि बहुत बढ़िया आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। क्योंकि बच्चे जैसे उनको ये कोर्स अपॉइंट होता है वो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास मौका रहेगा वहाँ पे कि अगर आपने इस सब्जेक्ट से लगाव लगा लिया। और इंटरनेशनल लो यार बहुत अच्छा है, अगर आप देखोगे इंटरनेशनल लॉ में यूएन की वेबसाइट की हेल्प से, छोटी छोटी चीज़ों की हेल्प से, एक दिक्कत ये है कि इसके अंदर प्रोफेसर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इंडिया में, जिस वजह से बच्चों में भी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ अगर आपको समझ में आने लग गया, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ समझ में आने लग गया, ह्यूमन राइट्स समझ में आने लग गए, यूएन एंड उसके ऑर्गन समझ में आने लग गए, तो मज़ा आएगा यार। ये एक अपने आप में पूरी दुनिया है, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करो। क्रिमिनल लॉ हालांकि मान सकता हूँ मैं, सब बच्चे पढ़ते हैं, इंटरेस्ट भी है, लेकिन आईआईटी का इतना फेमस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आईआईटी में जाना ही आपका सपना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को कुछ 3 कैटेगरीज में डेवलप कर दिया है। अब ये जो प्रीफरेंस है या जो क्राइटेरिया है वो यही है मेरा। सबसे पहला जो मैंने रीज़न माना है वो यही माना है कि आईआईटी इज़ द मेन एम, कि मुझे किसी भी हाल में आईआईटी में जाना ही है। चाहे मुझे आईपीआर मिले, चाहे मुझे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मिले,
चाहे मुझे क्रिमिनल लॉ मिले, जो भी साइड मिले, मुझे जाना ही जाना है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये कि एटलीस्ट ये सब्जेक्ट्स तो आपको करने ही करने चाहिए, गोल्डन प्लस सिल्वर वाले तो करने ही करने चाहिए, चाहे भले ही आप और कोई सब्जेक्ट ना कवर करके जाओ, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को बाय हार्ट कर लेना अच्छे से। तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भले ही आपका सिलेबस 90% 85% आप करके जा रहे हो, कुछ टॉपिक्स आप भले ही ड्रॉप करके जा रहे हो ब्रोंज वाले। हाँ, हालांकि जो बच्चा पिछले 6-7 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है, उसको गोल्डन सिल्वर ब्रोंज जो भी आने वाले सब्जेक्ट्स में दिखाऊंगा आपको सारे कवर करने हैं। लेकिन अगर आप अभी ही थोड़ा कह रहे हो ना, थोड़ा लेट हो आप, तो शायद आपको इन दो को पहले हिट करना चाहिए, जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनाएगा, जो कि मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपके, जैसे कि हमने देखा, 3 स्पेशलाइजेशन है, आईपीआर है, इंटरनेशनल लॉ है एंड द क्रिमिनल लॉ है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर मान लो हमें जाना ही आईआईटी में फिक्स है, तो हमें पढ़ना है 2 साल, तो ये बहुत दिल लगा के पढ़ो, क्योंकि ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको, 2 साल ही पढ़ना है, और इसमें आ रहे हो तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये मेन आपके कुछ 7 डोमेन्स हैं जो आपको आईपीआर में पता होना चाहिए, और ये तो भाई बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको आईपीआर के दिखेंगे, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के दिखेंगे, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको जूरिस्प्रूडेंस के दिखेंगे, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्लस एडमिन लॉ के दिखेंगे, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको कॉमर्शियल लॉ के दिखेंगे। कॉमर्शियल लॉ की हम अगर बात करें तो कॉमर्शियल लॉ में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाएगा, जो पेरेंट एक्ट है। उसके बाद हम बात करें तो प्लस में स्पेसिफिक रिलीफ भी ले लो इसके साथ। उसके बाद आपका सेल ऑफ गुड्स आ जाएगा, उसके बाद आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा, देन फिर एलएलपी आ जाएगा, देन फिर कंपनी लॉ आ जाएगा, देन आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ जाएगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वगैरह जो है। तो ये आपके कॉमर्शियल लॉ है, कंपटीशन एक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी में आप जा रहे हो, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप काम करोगे, आपका प्लेसमेंट होगा, आप किसी कंपनी के साथ लिंक करके लॉ फर्म के साथ काम करोगे, तो आपको कंपनी कैसे काम करती है, लॉ फर्म कैसे काम करती हैं, पार्टनरशिप वगैरह, कॉमर्शलाइजेशन वगैरह, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। इंटरनेशनल लॉ की हम बात करें तो आपको पता होगा एक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ भी होता है। डब्ल्यूटीओ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, हालांकि मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मेन मेन हिटेड टारगेट्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है ये, यूजीसी नेट में मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मज़ा आता है बच्चों को, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अगर पढ़ाया जाए तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पर आप ध्यान दो, बहुत ही अपने आप में आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ह्यूमन राइट्स, IHL, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशंस पूछता है आपकी, ये वाली डेफिनेशन किसने दी है, बेसिक बेसिक लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पता होना चाहिए यूएन के रिगार्डिंग, ठीक है, सारी आपको जो भी ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशंस हैं, आपको पता होना चाहिए, ICC CPR पता होना चाहिए, ठीक है, ICC ESCR पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत इसके अंदर चीज़ें हैं। एक लिंकिंग ऑफ चैन आप डेवलप करके चलोगे तभी ये चीज़ें पता चलेंगी, रटने से काम नहीं चलेगा कि भाई हमने तो 500 क्वेश्चन PL के लगा लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा भी टिल्ट करके पूछेगा, ये पूछेगा, वो आपका कोर जानना चाहेगा एंड वहाँ आप फंस जाओगे, ठीक है। तो कोई भी आप, मैं तो बोलूँगा कि पहले आप अपना कोर स्ट्रॉन्ग करो, देन यू हैव टू यूज़ द प्रैक्टिस ऑफ MCQ। डायरेक्ट MCQ पे आप जाओगे तो ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, फ्रेंकली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिमिनल लॉ की बात करें तो आपको दोनों पे फोकस रखना, IPC BNS, CRPC BNS, इंडियन एविडेंस BSA, व्हाइट कॉलर क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी, ये भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पार्ट है। और इसी के साथ ही आप चाहो तो यहीं पे आप साइबर लॉ भी कवर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर दिस एग्जाम एंड फॉर योर कमिंग एनी एग्जाम। क्योंकि अगर आपने देखा हो, जिन बच्चों ने अच्छे से एनालाइज किया हो, जो भी हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, BNSS, BSA, BNS, इनमें टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस किया गया है। आपने देखा होगा जो प्राइमरी एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस है BSA में, उसमें और नए डोमेन्स ऐड कर दिए गए हैं, टेक्नोलॉजी को एविडेंस के तौर पे कितना ज़्यादा यूज किया जाने लगा है। एंड BNSS में लास्ट में एक सेक्शन है, आई थिंक 530 के अराउंड लिखा हुआ है कि आने वाले टाइम में हर एक चीज़ आपकी ऑनलाइन होगी, हर एक चीज़ आपकी, आप कह सकते हो, ई फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल वे में। सम्मन्स आपके इलेक्ट्रॉनिक वे में भेजे जाएंगे, जो कि हालांकि अभी बाई पोस्ट होते थे। तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म आने वाला है, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने वाली है। तो साइबर लॉ तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पढ़ना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आप इसे कवर कर सकते हो। अगर आप देखोगे, अगर आपने इन गोल्डन सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया जो मैंने आपके साथ अभी जस्ट डिस्कस करे हैं,
तो आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ आपने सिलेबस कवर कर लिया एंड इतना एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका कि जिसमें स्पेशलाइजेशन कराने जा रही हमने पहले ही उसमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रिसर्च कर ली है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि हाँ भाई अब मैं आने वाले 2 साल निकाल सकता हूँ क्योंकि मैंने एटलीस्ट इन 3 4 5 6 डोमेन सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया है। तो पहले आपको मेरे अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट्स को टारगेट करना चाहिए एंड देन सिल्वर एंड गोल्डन जस्ट एक साथ ही हैं जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर आपका सेल ऑफ गुड्स आ गया, आपका पार्टनरशिप आ गया, इसके अंदर आपका एलएलपी आ गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसकी मैक्सिम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा आपसे, रैंडमार्क केस लॉज पूछेगा आपसे। ठीक है, आप सैम्पल पेपर में भी देखोगे क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर। कंपनी लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, कंपटीशन लॉ जो मैंने साइबर लॉ को बताया आप वहाँ पे भी कर सकते हो, एंड फैमिली लॉ एंड सीपीसी। तो इस अगर प्रीफरेंशियल ऑर्डर से आप काम करोगे तो शायद आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो गोल्डन प्लस सिल्वर सब्जेक्ट्स तो आपको 101% करके जाने ही जाने हैं, कोई आपके पास चॉइस नहीं है। सीपीसी का मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता है आप आईपीआर पढ़ रहे हो, आईपीआर में कई बार जुरिडिक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। आईपीआर जिन बच्चों ने डीप में पढ़ा उनको पता होगा कि जब वो केस लॉज पढ़ाए जाते हैं कई बार जुरिडिक्शन को लेके बहुत ज़्यादा इसके अंदर इशू आता है। तो वहाँ पे हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं सीपीसी में पूरा, अगर आपने देखा होगा, प्लेस ऑफ सुइंग के नाम से। ठीक है, जो आपके रेस जुडिकाटा के बाद के आप देखोगे सेक्शन नंबर 15 के आसपास से शुरू हो जाते हैं, ये 25 तक जाते हैं। तो वहाँ पे आपको बताया जाता है सेक्शन 18 है, 19 है, 20 है, प्लेस ऑफ सुइंग के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बताया जाता है, कंपनीज के रिगार्डिंग, कंपनीज का हेडक्वार्टर है या फिर उनकी सब्सिडायरी कंपनी है तो कैसे जुरिडिक्शन देखना है। एंड कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगर आप क्रिमिनल लॉ कर रहे हो तो सिविल लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सीपीसी के थ्रू डील करे जाएंगे, तो सीपीसी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि सीपीसी अपने आप में बहुत वास्ट चीज़ है, लेकिन टच करके जरूर जाना है, ऊपर ऊपर से एक बार जरूर देख के जाना है, लेकिन इसी प्रिफरेंशियल ऑर्डर में आपको काम करना है। ठीक है, देन अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज सब्जेक्ट्स जो आप इन्हीं सीक्वेंस ऑर्डर में काम करो। एडीआर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, आर्बिट्रेशन कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, कंसिलेशन यूज होता है, मीडिएशन टेक्निक्स पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें पूछ सकता है, नेगोशिएशन के बारे में पूछ सकता है, सेक्शन 89 सीपीसी से रिगार्डिंग इसका बर्थ है, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन 1996 के साथ डील करता है, एंड 1996 में आपने देखा होगा जो फॉरेन अवार्ड्स के रिगार्डिंग है वहाँ से भी ये चीज़ें डील कर सकता है, फॉरेन अवार्ड्स को इंटरनेशनल लॉ के साथ लिंक करके पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो इस एग्ज़ाम में खाली अपने कोर कंसेप्ट को अपनी ताकत बना के अपीयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन हर एक बच्चे के लिए वहाँ पे न्यू रहेगा, ऑन द स्पॉट उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। हालांकि बिल्कुल आप ना के बराबर बोल सकते हो कि कोई बच्चा वहाँ पे बोल दे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं करके आया हूँ या सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन रिपीट भले ही हो जाएगा लेकिन फिर भी उसमें अमेंडमेंट कुछ ना कुछ करके वो देगा। दिस इज़ नॉन फॉर द आईआईटी, इसी नाम से वो आईआईटी जाना जाता है कि उसके अंदर आपको हर बार शौक देना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि तभी उसकी वैल्यू बनती है। ठीक है, अगर घिसा पिटा वही एक कोड क्रैक से पेपर देगा तो हर एक बच्चा वो कोड क्रैक कर ले जाएगा। ठीक है, तो आप सब एडवोकेट हो, टेक्निकल लॉयर्स हो आप। ठीक है, अगर इस इंस्टीट्यूट से निकलोगे देन यू आर द टेक्निकल लॉयर्स। सो लॉयर्स को एडवोकेट्स हो, आपको पता होना चाहिए कैसे एनरोल किया जाता है, एथिकल वैल्यू, बीसीआई रूल्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, पढ़ सकते हो क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करता है, आईपीआर के साथ लिंक करता है, पता होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ तक तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो जरूर करो। टैक्सेशन लो, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग में दिक्कत आ सकती है, बैंकिंग में एनआईए जरूर कर लेना आप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड्स में सैंपल पेपर से क्वेश्चन आया हुआ है, इस कोड को भी एक बार आप देख लेना। एंड कई बार इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से भी क्वेश्चन आता है। हालांकि अगर इसको आपने कॉन्स्टिट्यूशन डीप में पढ़ा है तो उसी के साथ पैरेलल वे में कवर हो जाता है। अब आपने सोचा होगा कि सर ये तो पता नहीं, आपने बहुत ज़्यादा कुछ बता दिया, अब इसको करेंगे कैसे। देखो करना यही है कि या तो आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो अपने हिसाब से। जस्ट आपको यहाँ पे एक प्रकार से डायरेक्शन दी गई है कि अगर किसी बच्चे को कोई आइडिया था ही नहीं कि कहाँ से शुरू करें, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, कौन से मेन सब्जेक्ट्स हैं, तो ये वीडियो आपको उस वे में ज़रूर हेल्प करेगा। अभी देखना ये है, जैसा कि आप सबको पता है कि आज है आपका 3 Jan 2025।
आज ही आपने देखा होगा आपका CUT PG का नोटिफिकेशन आ गया, जिसके अंदर LLM की काफ़ी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। एंड LLM का एग्ज़ाम भी आपका लगभग इसी के आसपास लाई करेगा, जैसे इसका 16 मार्च को है, तो इसके आपके जो एग्ज़ाम की डेट है 13 टू 31 मार्च है। तो लगभग लाई आपका देखो 20 के आसपास ही बाद ही लाई करेगा। तो यानी कि आप इन दोनों की प्रिपरेशन पैरेलल वे में कर सकते हो। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि आप ये अपने दिमाग से निकाल देना कि आप दोनों की प्रिपरेशन एक ही तरीके से कर सकते हो। दोनों का पढ़ने का कोर्स भले सेम है, सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। 90% 100% वही मेन टॉपिक्स हैं, वही मेन सब्जेक्ट्स हैं, एंड वही आपका सारा कोर कंसेप्ट है। क्योंकि LLM में जो आपका CUT PG पूछता है वो भी आप देखोगे 35-40 प्लस सब्जेक्ट्स हिट करता है। हर सब्जेक्ट से 3-3 4-4 5-5 2-2 3-3 क्वेश्चन हिट करता है, एंड हर बार नए सब्जेक्ट्स को भी लेके आता है, ठीक है। हर बार नए सब्जेक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करता है, जो कि आपको यहाँ पे भी IIT खड़गपुर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पे आप यहाँ पे IPR के 2-3 क्वेश्चन पढ़ते हो, उसी तरीके से पढ़ते हो, उसी उसको आप तवज्जो देते हो, वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन तवज्जो से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे IPR को आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे आपने अगर 3 या 4 दिन दिए IPR को, यहाँ पे हो सकता है कि आपको 10 से 12 दिन भी देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा, कुछ सब्जेक्ट्स में डिफरेंट स्ट्रेटेजी वर्क करेगी आपके IIT खड़गपुर के लिए, एंड CUT PG LLM के अलग करेगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि इंटरलिंकिंग प्रिपरेशन हो सकती है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा डीप जाके पढ़ना पड़ेगा IIT खड़गपुर के लिए। एंड LLM में भले ही आप ऊपर ऊपर से या फिर खाली MCQ की हेल्प लेके भी CUT PG LLM का एग्ज़ाम निकाल सकते हो, लेकिन IIT खड़गपुर में वो थोड़ा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है। अगर मैं बात करूँ तो CUT PG LLM का कोर कंसेप्ट बेस्ड है आपका UGC नेट लॉ पे, ठीक है। UGC नेट लॉ का अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया उस तरीके के, उसके सारे PYQ कवर कर लिए हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन वहीं से ही है, ठीक है। वहीं से इंस्पिरेशन लेके ये पेपर बनाया गया। मैंने सारा डिस्कस किया हुआ अपनी प्लेलिस्ट में। अगर आपने UGC नेट लॉ का कोर अगर क्लियर कर दिया, सिलेबस कवर कर दिया, तो आप देखोगे 75 क्वेश्चन वहाँ आते हैं, तो आपके अराउंड 52 से 55 और समटाइम्स इट लाइक्स योर 58। तो इतने क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द UGC नेट लॉ। तो कहीं ना कहीं आपको UGC नेट लॉ के सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से कवर करने हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको UGC नेट लॉ देना ही पड़ेगा। जो बच्चा LLM कर रहा है ऑब्वियस सी बात है कि नेट लॉ तो देगा ही देगा, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कहने का मतलब ये है कि प्रिपरेशन कंफ्यूज मत होना कि सर दोनों की हम कर सकते हैं, एक ही मूड में कर सकते हैं, नहीं। थोड़ा सा आपको एक सही पैटर्न खड़गपुर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस जाना पड़ेगा आपको, जितना कि मुझे लगता है। बाकी अगर आप खुद से आप चाह रहे हो कि नहीं भाई हम तो कर लेंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों की प्रिपरेशन आप सेपरेट करना, सेपरेट तवज्जो देना सब्जेक्ट्स को, क्योंकि खड़गपुर थोड़ा सीरियस जाएगा, थोड़ा डीप में जा सकता है। जो कि आपका CUT PG LLM कहीं ना कहीं ट्रिकी इतना ज़्यादा नहीं होगा। आप MCQ वगैरह या फिर CUT जो आपका UGC नेट लो है उससे आप अपना काम करके कर सकते हो। अभी भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करके आप अपना डाउट लिख सकते हो, या फिर आप मुझे जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप वहाँ पे भी कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। 9350145947 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप कॉलिंग नंबर नहीं है ये, आप सीधा व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको विदिन 24 आवर्स जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिशा ख्याल रखिए। जय हिंद।